आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का दूसरा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। राजर्षि तुल्य राजवंश के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम सरबपुरी राजवंशी शासन के बारे में पढ़ेंगे। इस वंश के बारे में पढ़े उससे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ताम्रपत्र के बारे में। तांबे की लंबी टिकाऊ प्रवृत्ति होने के कारण प्राचीन काल में राजा और महाराजा लोग अपने वंश के इतिहास को लिखने के लिए या कोई भी दान की राशि या राजकीय कार्य या कर वगैरह के परिणामों को लिख करके संरक्षित रखने के लिए जिस पात्र का प्रयोग करते थे वो तांबे का ताम्रपत्र होता था, जिसे वो लोग नुकीले हथियारों का प्रयोग करके खुदवा करके लिखते थे। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है भारतीय इतिहास को जानने का एक बड़ा अच्छा माध्यम है। यहाँ बहुत सारे ताम्रपत्र के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर सहगौरा ताम्रपत्र है, तो कहीं ना कहीं मौर्यकालीन ताम्रपत्र है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सहगौरा नाम के स्थान से प्राप्त हुआ है, ब्राह्मी लिपि में है। इस तरीके से ये भी एक प्रकार का एग्जाम्पल है। आज हम पढ़ेंगे स्थानीय या क्षेत्रीय राजवंश का दूसरा क्लास, सरबपुरी राजवंश। सरबपुरी राजवंश के अंतर्गत सबसे पहले हम ये समझते हैं कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण कौशल के क्षेत्र में वाकाटक वंशी शासक जो एक राष्ट्रीय राजवंश था काम कर रहा था, और उनके सामंत के तौर पर सरबपुरी राजवंशी शासक काम कर रहे थे। प्रवरसेन प्रथम के सामंत सरबराज थे, और जैसे ही वाकाटक वंशी शासकों की शक्तियां क्षीण होने लगती है, मौके का लाभ उठा करके ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और दक्षिण कौशल के उत्तरी हिस्से में अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। सरबराज इनके आरंभिक शासक थे। पहले हम सरबराज के बारे में समझें उससे पहले थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं इस वंश की कुछ बेसिक जो बातें हैं वो किस तरीके से काम कर रही थी। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर हम बेसिक बातों की बात करते हैं तो जो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, 5वीं शताब्दी से लेकर के 6वीं शताब्दी के बीच में ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में शासन कर रहा था। पहला बिंदु अमरज या जिसे अमरार्य कुल कहा जाता है, अमरज या अमरार्य कुल कहा जाता है। अमर आर्य, आर्यों की संस्कृति का प्रचार प्रसार छत्तीसगढ़ में करने के उद्देश्य से इस कुल को अमरार्य कुल कहा गया है। प्रवरराज प्रथम ने मल्हार ताम्रपत्र जारी किया था। उनके द्वारा जारी किए गए मल्हार ताम्रपत्र में अमरार्य कुल का उल्लेख किया गया। एक अनुमान है अमर धन आर्य, आर्यों की संस्कृति को आगे जीवित रखने या बढ़ाने के उद्देश्य से इस कुल को अमरज या अमरार्य कुल कहा जा रहा है। अब आर्य संस्कृति है तो इसका निश्चित तौर पर आपको मालूम होना चाहिए कि इनका जो धर्म है वो वैष्णव धर्म होगा। वैष्णव धर्म, और इनका जो राज चिन्ह था वो था गजलक्ष्मी। ये कुछ मूलभूत और बेसिक बातें हैं, इनको आपको एकदम अच्छे से याद रखना बहुत जरूरी है। अमरार्य कुल, वैष्णव धर्म, गजलक्ष्मी 5वीं और 6वीं शताब्दी के दरमियान सरबराज के द्वारा क्या किया गया था, इस वंश की स्थापना की गई थी। सरबराज के बारे में हमको अगर जानना है तो सरबराज के बारे में एक चीज समझिए। देखिए, सबसे पहला और महत्वपूर्ण चीज, सरबराज का उल्लेख कहां पर है। सरबराज के बारे में अगर हम समझेंगे तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख बहुत प्रसिद्ध अभिलेख है, 510 ईस्वी में जारी किया गया था। भानुगुप्त का एरण अभिलेख, एरण पड़ता है मध्य प्रदेश में, एमपी में। तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में यह उल्लेखित किया गया था, भानुगुप्त का सेनापति गोपराज। तो भानुगुप्त के सेनापति गोपराज का नाना सरबराज को बताया गया है, यानी सरबराज गोपराज के नाना थे। एरण अभिलेख के बारे में हम जान लेते हैं। एरण अभिलेख क्यों प्रसिद्ध है? जब हुणों का हमला हुआ था, परवर्ती सम्राट यानी जो गुप्त काल के बाद, स्कंदगुप्त के बाद जितने भी शासक हुए हैं वो उतने योग्य नहीं थे,
उसमें एक भानुगुप्त भी थे। तो भानुगुप्त के काल में जब हुणों का हमला हुआ तो उस हुणों के हमले को रोकने के लिए युद्ध हुआ, और उस युद्ध में इनके सेनापति गोपराज की मृत्यु हो गई। और गोपराज की मृत्यु होती है तो गोपराज की मृत्यु के बाद गोपराज की पत्नी जो है इनके साथ सती हो जाती है। तो उनके सती होने की घटना का उल्लेख जिस अभिलेख में किया गया है उस अभिलेख का नाम ही एरण अभिलेख है। यानी भारत में सती होने का पहला अभिलेखी प्रमाण की अगर हम बात करें तो एरण अभिलेख है, जो 510 ईस्वी में जारी किया गया था। तो उसी एरण अभिलेख में यह बताया गया है कि सरभराज जो है गोपराज का नाना था। यानी कहीं ना कहीं वो इनसे एक इंटरकनेक्शन आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, गोपराज के बारे में, सरभराज के बारे में अगर हम समझने का प्रयास करें तो सरभराज ने इस वंश की स्थापना की थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, खास करके राजधानी को लेकर के बड़ा भ्रम उत्पन्न होता है। तो अगर हम इनके बारे में समझेंगे, सर्वराज के बारे में हम समझेंगे, तो आप ये समझ लीजिएगा इन्होंने जो राजधानी थी इनके काल में, वो राजधानी थी सरभपुर। अभी सरभपुर जो है ये कहाँ है? थोड़ा सा मैं राजधानी को आगे बताऊं उससे पहले थोड़ा सा हम नक्शे पर एक बार गौर कर लेते हैं कि नक्शा जो है, अगर हम इनको क्षेत्रीयता के आधार पर हम बांटने की कोशिश करेंगे तो आप देख लीजिए, मुख्य रूप से ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप नक्शे पे, ये जो पार्ट आप देखेंगे, ध्यान से देखिए इस चीज को, ये जो पार्ट है बिलासपुर, बिलासपुर के आसपास का क्षेत्र जो है ये है, यहीं पर मल्हार मिलेगा आपको। और उसके बाद महासमुंद के आसपास का जो इलाका है यहाँ मिलेगा आपको सिरपुर। तो ये जो पार्ट है ये मल्हार है, ये जो पार्ट है ये सिरपुर है, और ये जो हिस्सा है ये है हमारा क्या, उड़ीसा का संबलपुर, है ना। क्यों बता रहा हूँ, आप मोटे तौर पर आप मान लीजिए कि जो ये एरिया है, जैसे दक्षिण कौशल इस पूरे भाग को कहा जाता है, दक्षिण कौशल इस पूरे भाग को कहा जाता है। उस दक्षिण कौशल के इस भाग में हम उत्तर वाला हिस्सा जोड़ सकते हैं, जो ये आसपास का एरिया रहा होगा। इस आसपास के एरिया में ही सरभपुरी राजवंशी शासकों का शासनकाल रहा होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहां से हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ के क्लास को स्टार्ट करें। उससे पहले एक पॉइंट और समझ लीजिएगा। वो पॉइंट क्या है, 3 राजधानियों का उल्लेख क्रमशः आपको आगे जानने को मिलेगा। 3 राजधानियां कैसे, सरहरागढ़, ठीक है, जिसे सरभपुर भी कहा जाता है, आप सरहरागढ़ भी लिख सकते हैं। एक्चुअल में सरहरागढ़ के बजाय सरभपुर होना चाहिए, इसे आप एक ही मतलब है, सरभपुर या सरहरागढ़। प्राचीन काल में जो सारंगगढ़ का क्षेत्र था, उस सारंगगढ़ के क्षेत्र को सरभपुर या सरहरागढ़ कहा जाता था। पंडित लोचन प्रसाद पांडे के आधार पर सरभपुर राजधानी होनी चाहिए। श्याम कुमार पांडे के आधार पर मल्हार राजधानी। कहने का मतलब है कि जो आरंभिक जो सरभपुर की मैं बात कर रहा हूं, सरभराज ने जिस राज्य का निर्माण किया था उसकी आरंभिक राजधानी उन्होंने रखी थी क्या, सरभपुर। और वो सरभपुर वास्तव में किस क्षेत्र में फैला था, इसके बारे में मत ऐक्य नहीं है। लोचन प्रसाद पांडे इस सरभपुर का आंकलन जो है सारंगगढ़ से करते हैं, सरहरागढ़ से करते हैं। श्याम कुमार पांडे इसे मल्हार का क्षेत्र बताते हैं सरभपुर को, और कनिंघम इसे संबलपुर का क्षेत्र बताते हैं। बाद में इस बात को आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सरभपुर, जब सरभराज का शासनकाल था तो राजधानी सरभपुर थी। प्रसन्न मात्र का शासनकाल आएगा तो राजधानी ट्रांसफर हो जाएगी मल्हार, और जब प्रवरराज प्रथम का शासनकाल आएगा तो राजधानी चली जाएगी श्रीपुर, जो वर्तमान में सिरपुर है। ये कहानी का हिस्सा हम आगे पढ़ेंगे। तो राजधानी जो पहला जो बॉक्स बना हुआ है वो सिर्फ इस बात को लेकर है कि सरभपुर कौन सा स्थान था। तो सरभपुर में विवाद था, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया है, कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि कंफर्मेशन का कुछ आधार होता है, कुछ सोर्स होता है, स्रोत होता है, लेकिन वो आधार और स्रोत जो है आपको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं मिलेगा। इन्होंने अपने अभिलेखों में या ताम्रपत्र में जो भी जारी किया, सिक्के भी जारी किए, उनमें कहीं पर भी तिथियों का उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए 5वीं से 6वीं शताब्दी अनुमानतः माना जाता है। और उसके बाद ये 3 राजधानियां अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम
यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसकी वंशावली की अगर हम बात करेंगे तो आप समझ लीजिए सरबराज आरंभिक संस्थापक थे, उसके बाद शासन आया नरेंद्र के पास, उसके प्रसन्न मात्र के पास, जयराज, दुर्गराज, मानमात्र, प्रवरराज प्रथम, प्रवरराज यहाँ पर एक सेकंड, प्रवरराज प्रथम यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा एक व्याघ्रराज, एक प्रवरराज प्रथम, और ये हैं सेकंड सुदेवराज, ठीक है, ध्यान सुधर गया था, सुदेवराज। नाम भी ऐसा कंफ्यूजन होगा कि आप बार बार जब तक रिपीट नहीं करेंगे, कोई कितने समय से क्यों ना पढ़ाए वो भी भूलेगा। तो सुदेवराज प्रथम, प्रवरराज प्रथम, व्याघ्रराज, सुदेवराज प्रथम के बेटे का नाम प्रवरराज द्वितीय, ठीक है, आया समझ में। इसमें भी बहुत भ्रम है, बहुत सारे विद्यार्थी नरेंद्र का नाम जो है नरेंद्र सेन से लगाते हैं। वाकाटक वंशी शासन जब आप पढ़ेंगे, खास करके वाकाटक और नलवंशी शासन का जब युद्ध पढ़ेंगे तो वहां आपको ये चीजें जानने को मिलेंगी। वहां एक शासक होंगे नरेंद्र सेन, वो नरेंद्र सेन नहीं है, ये नरेंद्र है केवल। कुछ पुस्तकों में आज भी नरेंद्र सेन आपको सुनने को मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि सरबराज के बाद शासक हुए नरेंद्र। नरेंद्र ने जो ताम्रपत्र जारी किए, उन ताम्रपत्र में अपने को सरबराज का पुत्र बताया, लेकिन आगे जितने भी दूसरे सोर्स हमको मिले हैं अन्य आगे के राजाओं के, उनमें कहीं पर भी नरेंद्र का नाम उल्लेखित नहीं है। ये बड़ा भी विवाद का विषय है। तो इसलिए ये भी अनुमान लगा लिया जाता है कहीं वास्तव में नरेंद्र जो है प्रसन्न मात्र के पिता हैं या नहीं, क्योंकि सोर्स है नहीं तो हम अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए कुछ इतिहासकार, इसको भी ध्यान रखिएगा, इनके शासनकाल को 390 से लेकर के 420 तक मानते हैं नरेंद्र के काल को, और आगे जो है उधर बीच में कम से कम 30 से 40 साल का गैप के बाद प्रसन्न मात्र के शासन को मानते हैं। क्योंकि वो एथेंटिक नहीं है, इसीलिए आप उसे शासन के रूप में नहीं लिखेंगे, है ना, कि एग्जैक्ट लोकेशन उनका शासन कितना था, ठीक है। चलिए, तो सरबराज के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है हमारे पास, हम सीधा पहुंचते हैं। इसके बाद सरबराज के बाद जो शासक हुए हैं वो है नरेंद्र, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए नरेंद्र के बारे में। देखिए, सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु, इन्होंने अपनी मुद्राओं में गज भिषिक्त लक्ष्मी, गज भिषिक्त लक्ष्मी इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया है। गज भिषिक्त लक्ष्मी मतलब माता लक्ष्मी बैठी हुई है कमल पर, और उनको हाथी जो अपने सूंड से पानी डाल रहा है, तो इसको गज भिषिक्त लक्ष्मी कहा जाता है। जो मुद्राएं उन्होंने जारी किया था नरेंद्र ने, उन मुद्राओं में गज भिषिक्त लक्ष्मी का अंकन है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। उन्होंने अपने शासनकाल में, ध्यान रखिएगा, 3 अलग अलग ताम्रपत्र जारी किए। जो पहला ताम्रपत्र था वो था पीपरदुला ताम्रपत्र। ये जो ताम्रपत्र है ये जारी हुआ है सारंगगढ़ से। ये ताम्रपत्र ध्यान रखिएगा, ये ताम्रपत्र जारी हुआ है सारंगगढ़ से। देखिए, जो पहला वाला ताम्रपत्र है वो जारी हुआ है सारंगगढ़ से। तो अपने शासन के तीसरे वर्ष में उन्होंने पीपरदुला ताम्रपत्र जारी किया। अपने शासन के 24वें वर्ष में इन्होंने कुरुद ताम्रपत्र जारी किया। कुरुद धमतरी का एक तहसील है वर्तमान में, तो कुरुद यानी धमतरी से एक ताम्रपत्र जारी हुआ, कुरुद ताम्रपत्र। और रावण प्लेट ये हुआ है मल्हार से। मल्हार से जो रावण प्लेट जो जारी किया गया है ताम्रपत्र, इस ताम्रपत्र में ये
तथ्य विहीन ताम्रपत्र है, एकदम आधी अधूरी जानकारी प्राप्त हुई है, बस इतना ऑथेंटिक है कि इसे इन्होंने जारी किया था। किस सेशन में जारी किया था इसके बारे में भी आपको एकदम क्लियर टू क्लियर नहीं पता चलेगा। लेकिन उसके बाद भी इस बात को भी आपको समझिएगा, जो ताम्रपत्र उन्होंने लिखा है नरेंद्र ने, उसमें दो प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे, विजय स्कंदवाद कुरुद, यानी कुरुद के क्षेत्र में जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने संस्कृत में वहां के विजय के प्रतीक को बताया था। और नीचे लिखा है खड़गधारा जीत भुवे, ठीक है। इन्हीं ताम्रपत्रों में दो अलग अलग जगह ये शब्द का प्रयोग किया गया है, तलवार की धार से हम पूरे विश्व को क्या करेंगे, जीतेंगे, ये उनका प्रमुख मोटो था, ठीक है। गज भिषिक्त लक्ष्मी, उसके बाद इस बात को आपको ध्यान रखिएगा, कुरुद ताम्रपत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो पिपरदुला ताम्रपत्र, कुरुद ताम्रपत्र, शासन के तीसरे वर्ष, शासन के 24वें वर्ष और शासन के रावण प्लेट जो है एक ईयर में, वो एकदम कंफर्मेशन नहीं है कि कहाँ जारी होगा, ठीक है। इसके बाद जैसे आप पहुंचेंगे तो गज भिषिक्त लक्ष्मी, विजय स्कंदवाद कुरुद और खड़गधारा जीत भुवे, आप नरेंद्र के बारे में इतना ही जानेंगे। यहां से बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चन जो है ना के बराबर पूछता है। चलिए आगे आप समझते हैं। इसके बाद सीधा हम पहुंच जाएंगे अगले स्टेप में, और वो अगला स्टेप है प्रश्न मात्र। प्रश्न मात्र, देखिए प्रश्न मात्र की क्या विशेषता है। प्रश्न मात्र की विशेषता है, इन्होंने प्रसन्नपुर नामक एक नगर बसाया, और प्रसन्नपुर मतलब मल्हार, आधुनिक में जो मल्हार का क्षेत्र है उसे प्रसन्नपुर कहा गया उस काल में। ये जो प्रसन्नपुर बसाया गया था वो बसाया गया था निडिला नदी के तट पर। निडिला नदी, प्राचीन काल में इसका नाम निडला नदी था, वर्तमान में इसका नाम जो है लीलागर नदी के नाम से जाना जाता है। पहले इसका नाम निडला था। लीलागर नदी के बारे में वर्तमान में इसे लीलागर नदी कहा जाता है। तो निडिला नदी यानी लीलागर नदी के तट पर उन्होंने मल्हार या प्रसन्नपुर की स्थापना की, और वहां पर एक टकसाल भी मिला है। और निश्चित तौर पर यह भी कहा जाता है जो टकसाल है मल्हार में स्थित, वो जो टकसाल है, इस टकसाल की स्थापना भी किस द्वारा की गई थी, प्रसन्न मात्र द्वारा की गई थी। प्रसन्न मात्र ने बहुत अधिक मात्रा में, करीब करीब खुदाई में इनके लगभग 116 सोने के सिक्के मिले हैं, ठीक है, 116 सोने के सिक्के मिले हैं। और चूंकि यहाँ से टकसाल प्राप्त हुआ है तो निश्चित तौर पर वहां सिक्कों की ढलाई हुआ करती होगी। तो सोने के सिक्के वैभव का प्रतीक होता है। कोई भी शासक जिसका राज्य जो है वैभवपूर्ण हो, धन धान्य से भरा हो, जिसके राज्य में जनता प्रसन्न है, यानी ऐसा भी कह सकते हो संपन्न अगर कोई राज्य है वही राज्य सोने के सिक्के जारी करेगा। तो प्रसन्न मात्र एक बहुत प्रसन्न मात्र का जो काल है बहुत उन्नत का काल था। ये इस चीज को भी एक्सप्रेस करता है। इन्होंने अपने सिक्कों पर शीर्ष पेटिका लिपि का प्रयोग किया था, ठीक है। अलग अलग लिपियां होती हैं, उसमें एक प्रकार की लिपि होती है शीर्ष पेटिका लिपि। उन्होंने अपने सिक्कों पर शीर्ष पेटिका लिपि का प्रयोग किया था। यहां पर एक तरफ शंख, एक तरफ चक्र और बीच में गरुड़, और नीचे में यहाँ पर प्रसन्न मात्र, ठीक है। तो ये लिखा हुआ भाग आप ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज और, लीलागर नदी के बारे में अगर हम समझ रहे हैं यहाँ पर, तो एक चीज और भी समझ लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि ऐसी स्थिति आती है कि छोटी छोटी चीजें हम पढ़ते हैं तो वो बताया हुआ चीज जो है वो हमारे काम आ जाता है। अगर हम लीलागर नदी की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए इस तरफ से एक नदी इस तरफ से एक नदी निकलती है, इस तरफ से एक नदी निकलती है, शिवनाथ नदी। और वो शिवनाथ नदी, अब ये ऐसा समझ लीजिए, ये शिवनाथ नदी है, यहां से ऐसा बहते हुए इधर निकलती है, और यहां से धमतरी से एक नदी निकलती है, ऐसा करके और आगे बढ़ जाती है। बीच में बिलासपुर के आसपास का जो हिस्सा है यहीं से लीलागर नदी आती है। लीलागर नदी जो है क्या करती है, जल विभाजन का काम करती है।
लीलागर नदी के लेफ्ट में जितनी भी नदियां इनसे आकर के मिलती हैं वो शिवनाथ की सहायक नदियां हैं, और लीलागर के बाद में जितनी नदियां आकर के मिलती हैं वो महानदी की सहायक नदियां हैं। तो एक ऐसा एक डाटा ऐसे ही जानकारी के लिए आप रख लीजिए, लीलागर नदी जो है शिवनाथ और महानदी के बीच में जल विभाजक का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसन्न मात्र के बारे में हम समझ रहे हैं। इनके जो सोने के सिक्के हैं, महाराष्ट्र, कटक, चांदा, इनके जो सोने के सिक्के हैं वो महाराष्ट्र के चांदा तक, यानी महाराष्ट्र के चांदा नाम के स्थान तक, कटक तक, यानी छत्तीसगढ़ में जो 116 सिक्के मिले हैं वो तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से मिले हैं, लेकिन उसके अलावा भी फुट फुट मात्रा में महाराष्ट्र का चांदा बोलने से आप छत्तीसगढ़ के पश्चिम की तरफ पहुंच गए। महाराष्ट्र के चांदा और इसके अलावा जो उड़ीसा का जो कटक का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से हमको मिले हैं। स्थापत्य के क्षेत्र में भी प्रसन्न मात्र का जो सेशन था वो बहुत बढ़िया था। ठीक है, डिनेश्वरी देवी का मंदिर, इसको भी ध्यान रखिएगा, कुछ डाटा है, एक बार मैं बोल दूंगा दिमाग में आपके बैठ जाएगा। डिनेश्वरी देवी का मंदिर, इसे हम पर्यटन वगैरह में आप पढ़ते होंगे। ठीक है, उसके बाद डिनेश्वरी देवी का मंदिर के साथ साथ जो है पातालेश्वर मंदिर, और छत्तीसगढ़ का जो सबसे प्राचीन मंदिर है, कौन सा मंदिर है वो? देवरानी जेठानी का मंदिर। तो देवरानी जेठानी का मंदिर, ठीक है, पातालेश्वर मंदिर, उसके बाद डिनेश्वरी देवी का मंदिर, काले ग्रेनाइट से बनी हुई डिनेश्वरी देवी का जो मंदिर है, पातालेश्वर जो मंदिर है, उसके बाद फिर देवरानी जेठानी का जो मंदिर है। एक अनुमान है, एक आकलन है, और वो आकलन ऐसा है, एक विष्णु मंदिर भी है, ये लगभग एक विष्णु मंदिर भी है, ऐसे करके जो कुछ मंदिर हैं आपको मल्हार के क्षेत्र में मिल जाएंगे, क्योंकि मल्हार की स्थापना प्रसन्न मात्र रखी गई थी, इसलिए अनुमान ये लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो सारे मंदिर वगैरह हैं इन्हीं के काल में स्थापित हो गए। देखिए बहुत सारी चीजें आज भी छत्तीसगढ़ में अस्पष्ट हैं, अव्यक्त हैं, कुछ ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है, तो एक अनुमान के आधार पर इन सब का आकलन जो है किया जाता है। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल आगे जयराज, दुर्गराज, मानमात्र, इन सब के बारे में, महासुदेवराज, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूं ये जो कक्षाएं हैं आपको जरूर ये जो कक्षाएं हैं जरूर आपको समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो जरूर लाइक कीजिएगा। सभी को थैंक यू।